हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ लीनियर अलजेब्रा। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक में जिसका नाम है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है, डाउट्स रहता है और एक हवा टाइप का बना रहता है। अरे कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हमको सबसे बेस्ट लगता है ये सॉल्व करने में। देखो क्या है आइगन वैल्यूज, पहले इसका सिग्निफिकेंस समझ लो। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स दोनों साथ साथ चलते हैं, एक ही साथ दोनों चीज निकलता है। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर वैल्यूज, प्रॉपर रूट्स या फिर वैल्यूज, लैटेंट रूट्स या फिर वैल्यूज। तीन नाम है, चार नाम है इसके। आइगन वैल्यूज एंड आइगन जो वैल्यूज है ना, इसके चार नाम है। पहला तो आइगन वैल्यूज हो गया, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं या वैल्यूज बोलते हैं, प्रॉपर वैल्यूज या प्रॉपर रूट्स, या फिर लैटेंट वैल्यूज या लैटेंट रूट्स। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में अगर कोई भी नाम से पूछ दे तो समझ जाना वही चीज बोल रहा है। Eigenvectors are the axes or directions along which a linear transformation acts simply by stretching or compressing or by flipping। तीन तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। पहला, जैसे मान लो ये है एक, किसका हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक्सिस का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो पहला समझो एक रेड मार्कर है, इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है। तो पहला सपोज क्या कर रहे हैं, इसको हम बढ़ा दे रहे हैं, इसका लेंथ बढ़ा दे रहे हैं, ऐसा हो गया। तो ये एक्सिस क्या होगा, स्ट्रेच हो गया, खींच गया। ये पहले ऐसा, इसको मैंने टान दिया इस तरह से, तो हो गया ना ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा किसी भी डायरेक्शन में करो, हम बस एक बता रहे हैं कि स्ट्रेचिंग करने का। कोई भी एक एक्सिस है उसका आप स्ट्रेच कर दोगे तो ये इस तरह से स्ट्रेच हो गया। दूसरा, सपोज इनिशियली आपका एक्सिस ऐसा था, आपने क्या किया, इसको दाब दिया, दोनों साइड से कंप्रेस कर दिया और फाइनली आपको इस तरह का एक्सिस मिला। तीसरा, फ्लिप कर दिया, मतलब आपका एक्सिस कुछ ऐसा था, आपने इस तरह से कर दिया, ऐसा था आपने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो चाहे आप उसको स्ट्रेच कर दें, चाहे आप उसको कंप्रेस कर दें, चाहे आप उसको फ्लिप कर दें, तो हर तरीके का आपको ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। कैसा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइगन वेक्टर्स जो होते हैं ना, ये आपके उसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला, आइगन वेक्टर्स आर द एक्सिस, वही एक्सिस है जिसके अलोंग आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सो आइगन वेक्टर्स आर द एक्सिस और डायरेक्शंस अलोंग विच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट सिंपली बाय स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग एंड बाय फ्लिपिंग। तो जिस डायरेक्शन या जिस एक्सिस के अलोंग आपका स्ट्रेचिंग हो, कंप्रेसिंग हो या फिर आप उसका फ्लिपिंग हो, तो उसी वेक्टर्स को हम लोग आइगन वेक्टर्स बोलते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स बोलते हैं, या फिर प्रॉपर वेक्टर्स या फिर लैटेंट वेक्टर्स बोलते हैं। समझ में आया? अब सुनो, आपने तो स्ट्रेच कर दिया, लेकिन कितना टाइम्स स्ट्रेच किया है, आपने कंप्रेस किया, कितना टाइम्स कंप्रेस हुआ, आपने फ्लिप किया, कैसे, कितना मैग्नीट्यूड से फ्लिप किया। तो ये सब जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिफायर्स, वैल्यूज, इस सब को आइगन वैल्यूज बोलते हैं। सिंपल, अरे सिंपल है, बहुत सिंपल। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सीखे कि नहीं, लीनियर मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ सीख चुके हैं हम लोग। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है किसी एक्सिस का या किसी डायरेक्शन में हुआ होगा, तो जिस डायरेक्शन में हुआ है या जिस एक्सिस में हुआ है उसी को आइगन वेक्टर्स बोलते हैं, और जितना मैग्नीट्यूड से हुआ है उसके वैल्यूज को बोल देते हैं आइगन वैल्यूज। बस यही चीज आपको कैलकुलेट करना है। आपको सबसे पहले आप आइगन वैल्यू कैलकुलेट करोगे और उसके बाद फिर उसका वेक्टर्स कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो सुनो यहां पे, आइगन वैल्यू गिव्स द फैक्टर्स बाय विच द कंप्रेशन अकर्स। तो आइगन वैल्यू क्या बताता है, आइगन वैल्यू ये बताता है, वो फैक्टर बताता है कि कितना टाइम्स या कितना फैक्टर से कंप्रेशन हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, ये वैसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया। तो जो यहां पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है वही आप याद रख लो। डेफिनेशन, लेट ए एन क्रॉस एन बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक बार और याद रखना कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का कैलकुलेशन में हमेशा और हमेशा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जरूरत पड़ेगा। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को आप नहीं निकाल पाओगे, मतलब क्योंकि उसमें आपको डिटर्मिनेंट चाहिए होगा वगैरह, आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या किया मैंने, लेट ए एन क्रॉस एन बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन फॉर एनी स्केलर लैम्डा, कोई भी स्केलर मान लो लैम्डा, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई आप वेक्टर अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो इसके साथ में, तो ये आपको फाइनली प्रोडक्ट देता है एक मैग्नीट्यूड टाइम्स वही वाला वेक्टर। तो ये वाला जो इक्वेशन है ना, यही सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो स्केलर वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर दे तो उसको आइगन वैल्यूज बोलेंगे, और ये इस इक्वेशन को
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, आइगन इक्वेशन बोलेंगे, और जो वेक्टर इस रिलेशन को साइटिस्फाई करते हैं उसको आइगन वेक्टर बोलेंगे। क्या है इसमें, x है आपका आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा। सो लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग ये आपका आइगन वेक्टर हो गया, और लेमडा क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, इस पूरे मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है। फाइंडिंग आइगन वैल्यूज, कैसे फाइंड करना है हमको आइगन वैल्यूज को, सबसे पहले तो आप ये इक्वेशन लिखो, ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स। तो यहां से लेमडा एक्स को माइनस में लेके आ गए, ax माइनस लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0। अब सुनो बात, ये वाला एक मैट्रिक्स है, क्या है, एक मैट्रिक्स है, उसी तरह से ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का आप सबट्रैक्शन कर रहे हो, तो यहां से आपने क्या किया, x को कॉमन ले लिया। x को जब आपने कॉमन लिया इधर, तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, a माइनस लेमडा बचना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझ करके i लगाया है। क्यों, क्योंकि आप किसी मैट्रिक्स को नंबर से कैसे माइनस करोगे, कर सकते हो क्या, नहीं ना। जैसे मान लो हम बोले कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और इसको तुम माइनस कर दो 2 के साथ, कभी पॉसिबल है, नहीं है। लेकिन वही चीज अगर हम बोले इसके साथ आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके माइनस करिए, आपका काम हो जाएगा। तो आप लिखिए 1 1 और इधर 0 0, अब तो पॉसिबल है। वही चीज किया है यहाँ पे कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो a माइनस लेमडा आई टाइम्स x इज इक्वल टू 0, और आपको स्टार्टिंग में ही पहले आपको बता दिया कि नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। ये जो वेक्टर है ये तो जीरो वेक्टर पॉसिबल, जो जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर ही होना चाहिए। अगर इस दोनों का प्रोडक्ट बराबर है 0, तो मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसमें से तो यही बराबर 0 हो सकता है, और तो कुछ 0 नहीं हो सकता। और ये वाला क्या, एक होमोजीनियस सिस्टम देगा, क्योंकि आपको आरएचएस में क्या है, 0 है, तो उसको होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। और आपको पता है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो फाइनली आपका a माइनस लेमडा आई जो है ये वाला आपका बन गया। तो यहां से मैंने जो इक्वेशन डेवलप किया है इसको बोलते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जो आपका बेसिक डेफिनेशन वाला इक्वेशन था, यहां से मैंने डेवलप कर लिया एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। इसको बस इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यहां पे क्या है, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ यहां पे जो है ना a माइनस लेमडा आई जो बच गया, इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू बराबर होना चाहिए 0, मतलब इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू बराबर होना चाहिए 0। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो सपोज मान लीजिए आपका कुछ वैल्यूज आया, लेमडा 1 लेमडा 2 इस तरह करके लेमडा n। जितना ऑर्डर का आप मैट्रिक्स लेंगे, जितना ऑर्डर का आप मैट्रिक्स लेंगे उतने ही रूट्स मिलेंगे। अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिया है तो 2 आइगन रूट्स आएंगे। अगर 4 क्रॉस 4 का आपने मैट्रिक्स उठाया है तो 4 रूट्स आएंगे, 4 आइगन वैल्यूज आएंगे। उसी को रूट्स बोलते हैं, उसी को आइगन वैल्यूज बोलते हैं, उसी को लैटरल रूट्स वैल्यूज बोलते हैं, उसी को प्रॉपर रूट्स वैल्यूज बोलते हैं, उसी को कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और वैल्यूज बोलते हैं। सबका नाम सेम, समझ में आया। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, ये जो सोल्यूशन आपको मिलेगा ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। मतलब समझ में आएगा भी आपको, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर है तो इसका हम बोल सकते हैं ना कि रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका हमेशा लेस देन n होगा। मतलब आपका जो अननोन्स है उससे हमेशा कम रैंक आएगा, ठीक है। सपोज आपका ऑर्डर है 4, तो ये इसका जो रैंक आ सकता है ना, 4 या 4 से कम ही होगा, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, 4 से कम ही होना चाहिए। अगर इसका सपोज ऑर्डर आपने मान लिया 7 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स है, तो इसका जो रैंक होगा वो 7 से कम होगा, ठीक है। मुझे पता है कि ये अभी समझ में नहीं आएगा, अभी करते हैं प्रॉब्लम तब समझ में आएगा। अभी फिलहाल आप नोट करके रख लीजिए। नॉन ट्रिवियल का सोल्यूशन का समझते हो ना, क्या बोलते हैं इसको, जीरो सोल्यूशन। तो यहां पे आप समझ लीजिए बात कि ये सारे जो चीज है ये आपका फंडामेंटल्स था, मतलब उसका सिग्निफिकेंस, ठीक है। फिर मैंने आपको एक डेफिनेशन दिया और डेफिनेशन से फिर फाइनली एक प्रोसीजर बताया कि आप आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आप एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम लोग आइगन वैल्यू को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यूज, इसका आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए कर लो, आइगन वैल्यूज निकल जाएगा ना, तो फिर क्या करोगे, सब्सटीट्यूट कर दोगे उसी लैम्डा को इसमें। और यहाँ आपको पता है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मतलब x जीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकता या जीरो वेक्टर नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे x की आप निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, मैट्रिक्स के टर्म्स में या फिर वेक्टर के टर्म्स में, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ मैट्रिक्स है, क्या करना है, पहला रूल था कि सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके। तो मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा 5 माइनस लेमडा, इसके डायगोनल से आपको लेमडा लेमडा निकाल देना है, मतलब माइनस कर देना है। तो 5 माइनस लेमडा लिखो, 4 लिखो, 1 लिखो और 2 माइनस लेमडा लिखो। अरे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखे थे ना, a माइनस लेमडा आई
इज इक्वल टू इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये था। तो यहां से इस वाले से आपको क्या करना है, लिखना है a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब यही होता है कि देखो, अब ब्रेक कर देते हैं। मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स लिखो, लिखो यहाँ 5 लिखो, 4 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, समझ में आया? इसके लिए लिखे, फिर माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद क्या करना है, लेमडा टाइम्स करना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, 5 4 1 2 माइनस लेमडा 0 0 लेमडा। अब इसको कर लो, 5 माइनस लेमडा 4 1 और 2 माइनस लेमडा। इसका आपको डिटर्मिनेंट बोला तो हम तो ये लिखेंगे ना, 5 माइनस लेमडा 4 और 1 और 2 माइनस लेमडा, बस वही चीज तो लिखे यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया ना कैसे आया है, ठीक है। इसको करना है 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहां से लेमडा की वैल्यूज निकालनी है। ऑर्डर देखिए तो मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 है, मतलब इसका मतलब इसमें 2 वैल्यूज आएंगे, एक तो मेरा लेमडा 1 आएगा, दूसरा लेमडा 2 आएगा। 2 आइगन वैल्यूज आने वाले हैं, इतना भी मुझे पता है। तो इसको हम करते हैं 5 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। 5 रखो, 2 माइनस लेमडा माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 5 दूनी 10 माइनस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से मुझे मिल गया लेमडा इज इक्वल टू 1 और 6, 2 रूट्स निकल गए। तो एक आ गया आपका, मान लेते हैं लेमडा 1 है 1 और लेमडा 2 है 6, मिल चुका है। आइगन वैल्यूज हैं ये, आपको बोला आइगन वेक्टर्स भी निकालने, तो क्या करते हैं, हर आइगन वैल्यू के लिए एक वेक्टर निकलेगा। तो लिखते हैं फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1, इस वैल्यू के लिए 1 के लिए आइगन वेक्टर चाहिए हमको। तो लिखेंगे हम a माइनस लेमडा आई, रहने दो ऐसे, x रखो और इज इक्वल टू 0 कर दो। a मैट्रिक्स उठाओ, 5 4 1 2 माइनस लेमडा के जगह क्या डालोगे 1, टाइम्स क्या डालना है हमको, आइडेंटिटी 1 0 0 1। इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है किससे, x से। लेकिन हमको पता है कि इसका भी क्या होना चाहिए, मान लेते हैं हम सपोज x और y इज इक्वल टू 0। तो 5 4 1 2 माइनस 1 0 0 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब राइट हैंड साइड में 0 मतलब मेरे को तो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ऑर्डर देखो, ऑर्डर इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, गौर से सुनना, हम क्या कर रहे हैं, इस मैंने इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने क्या किया, डायरेक्ट एकदम फंडामेंटल्स में जाके किया है। आपकी मर्जी थी कि आप इसी में सॉल्व कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहां से जब करोगे तो आपको वही चीज मिलेगा, 5 माइनस 1 करोगे तो 4 आएगा, 4 माइनस 0 करोगे तो 4 आएगा, 1 माइनस 0 करोगे तो 1 आएगा, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आएगा, ये मिल गया, ठीक है। यहां से आप एक्स वाई लिखोगे और इज इक्वल टू 0 और 0 करोगे। यहां का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, यहां का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1। जब दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 2 कैंसिल होगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 1। बस यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये तो आता है आपको निकालने के लिए, आप जानते हो इसको, जानते हो कि नहीं जानते हो, सिंपल है, 4x प्लस 4y, 4y ये बराबर है आपका 0 के, साथ ही साथ x प्लस वाई बराबर है आपके 0 के। तो पहले वाले इक्वेशन से आप 4 कॉमन भी ले लोगे तो आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हुआ।
तो इससे आप बोल सकते हो कि x प्लस वाई की वैल्यू है 0, और दूसरा इक्वेशन भी बोल रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू है 0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे एक और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन मिला है। तो मेरे को ये मिला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। चलो मैंने मान लिया, लेट यहाँ से y इज इक्वल टू सपोज k मान लिया। अगर y को k माना है तो x को क्या मानना पड़ेगा, माइनस k मानना पड़ेगा। तो आपने x क्या एज्यूम किया था, आपने x एज्यूम किया था कि ये x है और ये y है, ठीक है। तो यहाँ से x के जगह पे बैठा दो, x के जगह पे आप क्या बैठाओगे, माइनस k बैठाओगे, k के जगह पे क्या बैठाओगे, k बैठाओगे, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर हो चुका है ये, समझ में आया। ये मिला आपका आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ k के जगह पे आप 1 पुट करोगे तो आपका -1 आएगा, k के जगह पे आप 2 पुट करोगे तो -2 आएगा। तो ये फाइनली आपका बन गया है एक आइगन वेक्टर, किसके कोरस्पॉन्डिंग, लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो आप लिखेंगे फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 आइगन वेक्टर कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस k और k। आपको अगर इस तरह से आपको शो करना है कि k को कांस्टेंट लेने का मन है तो आप k को कांस्टेंट ले लीजिए। तो इसको लिख सकते हो, k लिख दो इधर और -1 ठीक है। तो एक वेक्टर आप निकाल सकते हो, पुट k इज इक्वल टू 1, k को 1 अगर आप पुट करोगे तो आपका आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, सिंपल -1 बस। k का 2 पुट करोगे तो आ जाएगा -2 इस तरह से आप बहुत सारा वेक्टर्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब मुझे निकालना है लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए। 6 के लिए क्या करूंगा, फिर से मैट्रिक्स 5 - 6 4 लिखिए, 2 - 6 इसको मल्टीप्लाई करना है x और y, और राइट हैंड साइड में मेरे को चाहिए 0 0। तो ये बनेगा आपका -1 4 1 -4 x y, और इधर आप लिखेंगे 0 0, परफेक्ट। इसका इक्वेशन बनेगा -x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो फाइनली आपको बनेगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो माइनस तो कोई गायब हो गया, तो x इज इक्वल टू x, इससे आप लिख सकते हो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी आपको पता चल रहा है कि एक सिर्फ एक और एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन है कि नहीं। तो इसमें से आप बोल सकते हो लेट, मान लो y इज इक्वल टू सपोज k मान लेते हैं, या आपको पहले में k माने थे, इसमें आप l मान लो। y इज इक्वल टू l माना तो x क्या मिलेगा, 4l। तो यहाँ पे आपका जो आइगन वेक्टर इसके कोरस्पॉन्डिंग मिलेगा वो x और y था, x के जगह पे आप लिखोगे 4l और y के जगह पे आप लिखोगे l। तो यहाँ पे लिखोगे आप फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 6 आइगन वेक्टर इज इक्वल टू 4l l इज इक्वल टू 4 टाइम्स l, या यहाँ पे आप l कॉमन ले लोगे, l टाइम्स 4 1। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए l इज इक्वल टू सपोज 1 पुट कर देते हैं, तो आइगन वेक्टर आपका आ जाएगा 4 और 1 आ जाएगा। ये आपका जनरल आइगन वेक्टर हो गया। इसमें आप कोई स्पेसिफिक निकालना चाहते हो, l का वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, कुछ भी पुट करो, तो आपको उसमें आइगन वेक्टर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो जनरल वाला ये चीज़ हो गया, ये और ये। तो ये वाला आइगन वेक्टर है कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 6 के, और ये वाला है आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 1 के, ठीक है। तो हमको आइगन वैल्यूज भी निकालना क्लियर आ गया और आइगन वेक्टर्स भी निकालना क्लियर आ गया। नोट करिए। अब हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स, इसका हम लोग को आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालना है। तो पहले लिखते हैं आइगन वैल्यूज। इसको निकालने के लिए पता है मुझे 1 माइनस लैम्डा 1 3 करना होगा, फिर 1 5 माइनस लैम्डा 1 और 3 1 और 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसके बाद 1 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा 1 1 1 माइनस लैम्डा -1 इंटू 1 1 3 और 1 माइनस लैम्डा, फिर +3
इंटू 1 5 माइनस लेमडा 3 और 1 इज इक्वल टू 0. 1 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस 1 माइनस लेमडा माइनस 3 1 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 5 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0. 1 माइनस लेमडा, इसको आप करिए सॉल्व. 5 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, 5 इंटू 1 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, 5 माइनस 5 लेमडा माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर. ये बन जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 5, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 5, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 5. ये बनेगा माइनस ऑफ 1 माइनस 3 होता है माइनस 2 माइनस लेमडा प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस 5 दिया 15 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0. इसको एक बार हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 5 माइनस लेमडा टाइम्स लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 5, फिर ये बन जाएगा प्लस 2 प्लस लेमडा प्लस ये कितना होगा 1 माइनस 15 मतलब माइनस 14. अच्छा कर देते हैं, प्लस 3 करो, माइनस 15 दिया 45 और प्लस 3 दिया 9 लेमडा इज इक्वल टू 0. इसको और करो, लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा प्लस 5 माइनस लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 2 प्लस लेमडा प्लस 3 माइनस 45 प्लस 9 लेमडा. इसको सिंप्लीफाई करना मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, टाइम ज़्यादा जा रहा है इसमें. इसका आपका इक्वेशन बनेगा लेमडा क्यूब माइनस 7 लेमडा स्क्वायर प्लस 36, लेमडा क्यूब माइनस 7 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0. ये बनेगा. फिर इसको बाइफरकेट करोगे तो आ जाएगा लेमडा प्लस 2 और लेमडा स्क्वायर माइनस 9 लेमडा प्लस 18, लेमडा स्क्वायर माइनस 9 लेमडा प्लस 18 इज इक्वल टू 0. यहाँ से आपका 3 रूट्स निकलेंगे, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, वो रूट्स में लिख दे रहा हूँ. रूट्स आएगा -2 3 और 6, -2 3 और 6. अब देखो ये वाला काम कब लगेगा, मैंने पहले बताया था न्यूमेरिकल वाले क्लास में, इसको बता दिया था कैसे सॉल्व करना है बहुत सारे तरीके से. तो 3 आपका क्या आ गया, आइगन वैल्यूज आ गए. अब हर आइगन वैल्यू के लिए आपका एक आइगन वेक्टर निकलेगा, तो हम लोग आइगन वेक्टर निकालते हैं. मैं एक निकाल दे रहा हूं, बाकी आप निकालेंगे. इसमें लिखेंगे फॉर लेमडा इज इक्वल टू -2 के लिए निकाल रहे हैं, तो मैट्रिक्स बनाते हैं. 1 माइनस -2 1 3 लिखिए, फिर 1 5 माइनस ऑफ -2 लिखिए, 1 लिखिए, 3 लिखिए और अच्छा अरेंज करके लिखना पड़ता है. 1 माइनस -2 रखिए, फिर 1 रहने दीजिए, 3 रहने दीजिए, फिर 1 रहने दीजिए, 5 माइनस ऑफ -2 रखिए, 1 रखिए, फिर 3 रखिए, 1 और 1 माइनस ऑफ -2 रहने दीजिए. ये बन गया आपका आइगन वेक्टर्स. क्या होगा, इधर आप सपोज मान लीजिए x y और z है, और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 0 और 0 होना चाहिए. बस इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, x y z की वैल्यूज निकालनी है. तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1 + 2 3, ये 1 और ये 3, ये 1, 5 + 2 7 और ये 1, 3 और ये 1 और 3, और ये आपका हो जाएगा x y और z, और इधर आ जाएगा आपका 0 0 और 0. इससे हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कुछ मिलेगा. 3x + y + 3z, मैं लिख रहा हूँ 3x + y + 3z इज इक्वल टू 0. दूसरा बनेगा x + 7y + z, x + 7y + z इज इक्वल टू 0. और 3x + y + 3z, 3x + y + 3z इज इक्वल टू 0. ये मिल रहा है ना. तो बेटर है कि आपको देख के लग रहा है, दो तरीके हैं, या तो आपको देख के लग रहा है कि अरे ये तो दोनों आइडेंटिकल इक्वेशन है, दोनों में से कोई एक ही लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये रहता है ना हम इसको कर देते हैं इसमें एशेलन फॉर्मेट में, जल्दी हो जाएगा.
तो इसको हम कर देते हैं R3 गोज टू, यहाँ पे देखो ऑपरेशन कर दे रहे हैं, R3 गोज टू R3 माइनस R1, डायरेक्ट ये कर दिया, तो ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0, बन जाएगा मेरा मैट्रिक्स 3 1 3 3 1 3 और 1 7 1 1 7 1 और ये 0 0 0 बन गया ना। अब इधर आप लगा लीजिए एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0। अल्टीमेटली आपको सिर्फ यही मिलेगा, 2 इक्वेशन मिलेंगे, लास्ट वाला आपका भाग जाएगा। तो जब भी ऐसा होता है तब क्या करते हैं बताओ? इसके भी 2 तरीके हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको क्विज में दिया था, है ना, स्टेटस में डाला था, बहुत लोगों ने सॉल्व भी किया था, बहुत लोगों ने गलत भी किया था। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों तरीके से दिखाते हैं। देखो यहाँ पे आपको x वैल्यू चाहिए, y वैल्यू चाहिए, z वैल्यू चाहिए, नीचे में लिखिए, नीचे में लिखिए, नीचे में लिखिए, और बीच में तो आपको पता है कि माइनस रहता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका फाइंड करना है तो इसको भूल जाओ और यहाँ के कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे आपका देखा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, फिर माइनस करिए 7 इंटू 3 21, तो 1 माइनस 21, ठीक है। अब बीच वाले को छुपा दीजिए, तो 3 माइनस 3 3 माइनस 3, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, 3 1 जा, ये आपका 3 और यहाँ पे 3, ठीक है। और लास्ट में आपका आ जा रहा है, इधर इसको छुपाइए, 21 माइनस 1 21 माइनस 1, देखते हैं ना क्या होता है। अगर ऐसे नहीं बनेगा तो फिर कुछ और तरीका लगाया जाएगा। x बाय माइनस 20 माइनस y बाय 0 और z आपका 20 इज इक्वल टू k मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, तो x क्या आएगा? अच्छा, इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। 20 है ना, थ्रू आउट आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी, इस पूरे डिनोमिनेटर को आप थ्रू आउट 20 से डिवाइड कर दीजिए, तब आपका रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल मिलेगा। x बाय माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 0 इज इक्वल टू z बाय 0। इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि 0 है तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अरे ये प्रोपोर्शनैलिटी है। इज इक्वल टू k करो, यहाँ लिखो से, तो यहाँ से x मिलेगा, देखो x डायरेक्ट आप लिख सकते हो ना, -1 0 1, ये आपका ऑलरेडी एक वेक्टर रेडी है, ऑलरेडी एक वेक्टर रेडी है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा यही होगा, हो सकता है इसमें 2 मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई करो, हम जनरल सेंस में लिख रहे हैं। x निकल जाएगा आपका माइनस k, y निकल जाएगा आपका 0 और z निकल जाएगा आपका k, ठीक है। वेक्टर के टर्म्स में आप बोल सकते हो ये x वेक्टर और कुछ नहीं, ये माइनस k 0 और k है। अब k के जगह आपका कुछ भी वैल्यूज है, यहाँ पे हम सपोज पुट कर देते हैं, पुट k इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो आपका एक आइगन वेक्टर निकलेगा, एक आइगन वेक्टर निकलेगा -1 0 और 1 निकल गया, ये आइगन वेक्टर है। ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। किसी को पसंद नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है, नहीं पसंद है तो कोई और तरीके जो हम स्टार्टिंग में सिखाए थे ना, फ्री वेरिएबल्स वाला, उससे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए तो इस वाले इक्वेशन से आपको क्या दिख रहा है, इसको आपको ट्रायंगुलर फॉर्मेट में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला एक मैट्रिक्स है 3 1 3 और 1 7 1, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ। 0 करने के लिए R2 गोज टू R2 माइनस R1 बाय 3 कर देते हैं। देखो ऐसा होता है, क्या होता है, पहले R2 लिखो, 1 7 1 कर दो और इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 बाय 3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब माइनस करें, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 1 बाई 3 करेंगे तो ये 3 7 या 21 माइनस 1 20 बाई 3 आ जाएगा, तो इधर आ गया 20 बाई 3 और 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 3 1 3 और 0 20 बाई 3 और इधर 0, ये वाला टर्म आ चुका है। तो ये आपका एशेलन फॉर्मेट में कन्वर्टेड है, सही किया तो 21 माइनस 1 20 बाई 3, परफेक्ट। अब मैं इस चीज को अब इक्वेशन पे लिख लेता हूं, 3 1 3 0 20 बाई 3 और 0, फिर इधर लिखते हैं हम एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0, 3x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा आ जाएगा 20
y/3, 20/3 टाइम्स y प्लस 0 टाइम्स z इज इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन आ गया। अब यहां से आपको दिख रहा है ये दोनों इक्वेशन, सो y इज इक्वल टू आपका 0 आ चुका है, ऑलरेडी आ गया आपका y इक्वल टू 0। जब y इज इक्वल टू 0 आया है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लीडिंग अननोन तो आपका यही चीज़ है ना, y इज इक्वल टू ये एक ही इक्वेशन है तो इसमें आप पुट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपने सॉल्व किया तो आपको y की वैल्यू आ गई है 0। ठीक, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस जेड आ जाएगा। यहाँ पे आप अज्यूम कर लो कि लेट से सपोज z जो है ना ये कोई k है, तो x क्या हो जाएगा माइनस k, और y आपने निकाला है 0। तो यहाँ से भी जो आपका वेक्टर निकलेगा वो निकलेगा एक्स वाई जेड, मतलब माइनस के 0 और k। यहाँ पे भी आप सपोज मान लो k को 1 पुट करते हो तो आपका वेक्टर निकल जाएगा -1 0 और 1। वही चीज़ है जो आपने प्रीवियस वाले मेथड से कैलकुलेट किया। तो इसलिए आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर अच्छा लगता है तो आप वो सॉल्व करें, और अगर ये वाला मेथड अच्छा लगता है तो आप ये वाला सॉल्व करें। मैंने एक आइगन वैल्यू के लिए निकाला है आइगन वेक्टर, आपका टास्क है कि आप दोनों के लिए निकालेंगे और आंसर मैच करेंगे। मैं आंसर लिख दे रहा हूं। आइगन वैल्यूज आपका निकला था -2 3 और 6, लेमडा की वैल्यूज निकली थी -2 3 और 6, तो -2 के कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग, -2 के कोरस्पॉन्डिंग आपका निकला है -1 0 1, -1 0 1। यहाँ पे एक -k था जिसमें k की वैल्यू 1 पुट की गई है। 3 के कोरस्पॉन्डिंग आपका आएगा 1 -1 1 1 -1 1, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा आपका 1 2 और 1। परफेक्ट। सब में k की वैल्यूज 1 पुट की। आपको एक ही आइगन वेक्टर दिखाना है ना, तो k इक्वल्स टू 1 पुट कर दो। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि फाइंड, वैसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए फ्रेम कर सकता है। बोल देगा कि फाइंड 10 आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस, तब क्या करो, कोई भी पुट कर दो ना, 10 कोई 10 पुट कर दो, क्योंकि ये तो जनरल है। -k 0 k, फिर k -k और यहाँ पे k 2 k k। अब k की जगह जो मर्जी डालो। तो एक वेक्टर मेरे को दिखाना था, एक एक वेक्टर, k को 1 पुट कर दिया, सब में निकल चुका है ये। आई होप आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये लिखिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको काम दे सकता है। जनरल इक्वेशन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए एन क्रॉस एन। कहने का ये मतलब है आपका n क्रॉस n मैट्रिक्स है कोई, ए एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको n की वैल्यू नहीं पता, तब उस केस में आप जनरलाइज्ड फॉर्मेट में इस तरह से लिखेंगे। अगर बाई चांस होता है ना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, तो आप कुछ प्रूफ्स वगैरह, तो आप इस तरह से आप स्टेटमेंट याद रखेंगे, जेनरिक स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन क्रॉस एन माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर ऑफ n इंटू लेमडा टू द पावर ऑफ n प्लस -1 होल टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू ट्रेस ऑफ a इंटू लेमडा टू द पावर ऑफ n माइनस 1 डॉट 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 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a। ट्रेस का मतलब समझते हो ना, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे कोई मैट्रिक्स है ABC DEF GHI, ये एक मैट्रिक्स है A। अगर मैं बोलूं A मैट्रिक्स का ट्रेस बताओ, तो तुम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स हैं सबको जोड़ दो। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में क्या है, A है, फिर E है और I है, तो A प्लस E प्लस I, इसको बोलते हैं ट्रेस। ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे n की वैल्यू सपोज मान लो 3 कर दी, तब इस केस में 3 कर दी है तो 3 आइगन वैल्यूज निकलेंगे। लेट कंसिडर करो कि 3 आइगन वैल्यूज है हमारे पास, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, और n की वैल्यू है 3। तो इसमें पुट करो a 3 क्रॉस 3 माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर ऑफ 3 इंटू लेमडा टू द पावर ऑफ 3 प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, क्योंकि मुझे पता है कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ये क्या है, प्रॉपर्टीज है। बताएंगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल ये जो होता है ना, ट्रेस जो होता है ना, वो आइगन वैल्यूज का समेशन हो जाता है।
देखो ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला पहला प्रॉपर्टी ये बताता है कि अगर कोई मैट्रिक्स का आप ट्रेस निकालते हो ना, तो वो और कुछ नहीं, ये तो होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, लेकिन ये बराबर हो जाता है आपके आइगन वैल्यूज का। अगर ये 3x3 मैट्रिक्स है तो इसका कोई आइगन वैल्यूज होगा λ1 λ2 λ3, तो यहाँ पे a e प्लस i ये बराबर हो जाएंगे λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। लेकिन ये जरूरी नहीं कि a की वैल्यू λ1 होगी, e की वैल्यू λ2, ना, टोटल समेशन की बात हो रही है कि आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ेंगे और इसके आइगन वैल्यूज को जोड़ेंगे तो दोनों का सम सेम आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है और बाकी इस तरह से प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये जनरल स्टेटमेंट याद रखें। अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर फ्यूचर में और ऑप्शनल रहा तो पूछ देगा, वरना पूछेगा नहीं। आप ब्यूटिफिकेशन के लिए अपना कॉपी में रख ले। कभी कभी अगर आप IIT जैम में, हाँ जैम में तो पूछ सकता है, गेट में पूछ सकता है, तो उसके लिए आप सिक्योर्ड करके रख लें। ठीक है, प्रॉपर्टीज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेस पता है हमको, आइगन वैल्यूज का सारा समेशन। दूसरा कि डिटर्मिनेंट अगर किसी मैट्रिक्स का निकालेंगे तो आइगन वैल्यूज का आप प्रोडक्ट कर दीजिए, सेम मिलेगा। अगर आप किसी मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो दोनों का आपका आइगन वैल्यू सेम होता है। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया, तो कोई ना कोई एक आइगन वैल्यू का वैल्यू 0 होगा। नेक्स्ट, आइगन वैल्यूज ऑफ एनी ट्राइंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स समझते हो ना, ये देखो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, इस तरह के कोई भी मैट्रिक्स हो सकते हैं। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलिए या फिर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलिए या फिर डायगोनल मैट्रिक्स बोलिए, ये 0 कंसिडर करिए, या मैंने लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कंसिडर किया है इस तरह से, क्योंकि ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस केस में जो आइगन वैल्यूज होगा वो और कुछ नहीं, इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे 1 है, 2 दिख रहा है हमको, 3 दिख रहा है, तो ये 1 2 3 ये तीनों के तीनों इसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। उसी तरह से कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका सारा डायगोनल ही हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मतलब आइगन वैल्यूज। 6th प्रॉपर्टी बोल रहा है द आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या फिर हर्मिशियन है तो उसका जो आइगन वैल्यूज होता है वो प्योरली रियल होता है, इसमें कोई इमेजिनरी, नो डाउट, प्योरली रियल होता है, रियल नंबर्स होते हैं। सिमेट्रिक तो समझते हैं ना, ए ट्रांसपोज बराबर है, और हर्मिशियन भी समझते होंगे, 8 थीटा बराबर है। हर्मिशियन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, सीखेंगे अभी अगर नहीं सीखे हैं तो। फिर आइगन वैल्यूज ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन बोलिए या स्क्यू सिमेट्रिक बोलिए, उसका आइगन वैल्यूज या तो 0 होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा, रियल नहीं हो सकता, या तो प्योरली 0 हो जाएगा या फिर प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलिए या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स बोलिए। सब मैंने फंडामेंटल्स आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वगैरह। तो उसका जो आपका आइगन वैल्यूज होता है वो यूनिट मॉड्यूलस होता है, मतलब सिंगल यूनिट, 1 होता है उसका आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप नोट करिए और कुछ लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए। कोई एक मैट्रिक्स है, उसका लैम्डा एक आइगन वैल्यू है, तब इस केस में हम लिख सकते हैं ना ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। परफेक्ट। ये इसलिए लिया गया है कि इसमें आप बहुत सारे चेंजेस करेंगे, आपको अलग अलग तरीके का आइगन वैल्यूज मिलेगा। मतलब कैसे, बस इसी फॉर्मेट में आप चीज़ों को लिख दीजिए। जैसे आपसे कोई पूछा कि बताइए कि ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होता है, किसी ने पूछा कि ए का आइगन वैल्यू क्या होता है, फिर किसी ने पूछा एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू क्या होता है, ए टू द पावर ऑफ एन का आइगन वैल्यू क्या होता है। ठीक है, ए प्लस के आई का आइगन वैल्यू क्या होता है। तो जब भी इस तरह से कुछ अटपटा टाइप का अगर पूछे, आपको सब कुछ इस तरह के इक्वेशन में फ्रेम कर देना है। जैसे यहाँ इक्वेशन से आपको दिख रहा है ना कि राइट हैंड साइड में आपका आइगन वेक्टर है, इधर भी आपका आइगन वेक्टर है, लेकिन चेंज क्या कर रहा है, ये ए है और ये लैम्डा है। तो जब भी इधर जो इस वाले आइगन वेक्टर के इधर जो रहेगा, आप बोल सकते हैं ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में देखो यहाँ पे x है और x है, सेम है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, इसका आइगन वैल्यू ये है। इस वाले इक्वेशन में देखो x है और x है, इस वाले इसका आइगन वैल्यू ये है। उसी तरह से इधर x और x सेम है, तो आप बोलोगे इसका आइगन वैल्यू ये है। यहाँ पे देखो आप बोलोगे इसका आइगन वैल्यू ये है। समझ में आया? लेकिन कैसे कैसे किए, सबसे पहले
हम निकालते हैं इसका a टू द पावर ऑफ n का। अगर आपसे कोई पूछे कि a का आइगन वैल्यू सपोज लेमडा है, तो a टू द पावर ऑफ n का आइगन वैल्यू क्या होगा, उसमें हम पैटर्न डेवलप करेंगे। देखो मुझे पता है कि ax की बराबर वैल्यू होती है लेमडा इंटू एक्स, तो हम पहले एक्स स्क्वायर का निकालते हैं, ax स्क्वायर का निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ गौर से देखो, ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स, ये वैल्यू पता है ना, लेकिन हमको चाहिए किसका, a स्क्वायर का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर a स्क्वायर लाने के लिए। तो हम दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, और आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है। अगर इस साइड आप लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो राइट हैंड साइड में भी आपको a को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने किया मल्टीप्लाई a इंटू ए एक्स इज इक्वल टू a इंटू लेमडा इंटू एक्स। दिक्कत है नहीं, a इंटू ए का मतलब a स्क्वायर है ना, x रहने दो, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेमडा अलग कर लो और यहाँ पे लिखो आप ax। आपको ये भी पता है कि ax की वैल्यू है लेमडा x, तो क्या हम इस ax को भगा के लेमडा x लिख सकते हैं, इसको भगाओ। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में लिखो a स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लेमडा रहने दो, ax की जगह पे लिख डालो लेमडा x। क्या ये बन जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे x और x तो सेम है, लेकिन आपको पता चल गया कि a स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू है वो है लेमडा स्क्वायर। उसी तरह से a क्यूब का आइगन वैल्यू लेमडा क्यूब, a4 का आइगन वैल्यू लेमडा 4। इस तरह से पैटर्न करते 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 जब हम an पे पहुंचेंगे तो हम बोलेंगे an का आइगन वैल्यू a टू द पावर ऑफ n। समझ में? दूसरा देखिए, तो इससे हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि लेमडा n जो है वो आइगन वैल्यू है किसका, a पावर n का। k लेमडा का निकालना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में k से मल्टीप्लाई कर दो ना, कर दो मल्टीप्लाई, आपको ये मिलेगा। तो इससे हमको ये पता चला कि ka का आइगन वैल्यू k लेमडा, फिर लेमडा प्लस k, हमको इसका आइगन वैल्यू चाहिए, a प्लस के आई का आइगन वैल्यू चाहिए। तो आपको ये बोलोगे कि इसका आइगन वैल्यू ये है लेमडा प्लस के। क्यों? क्योंकि इधर आपको दिख रहा है कि ये x से मल्टीप्लाइड है, इधर भी x से मल्टीप्लाइड है, इधर x और x सेम हो गया, तो जो इधर होता है इसका आइगन वैल्यू इधर हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से a इनवर्स का जो है वो आइगन वैल्यू ये आ जाता है, a इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं एडजॉइंट, तो मुझे पता है कि a इनवर्स को हम लिख सकते हैं एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब फीड कर देना है। ठीक है, तो a इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होता है, लेमडा इनवर्स, तो उसके जगह पे यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ से आपको दिख रहा है कि एडजॉइंट a चाहिए, तो डिटर्मिनेंट इधर भगा दीजिए, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ गया, लेमडा आ गया, इधर फिर से सेम हो गया, मतलब x और x को सेम करना है, इधर x और इधर x, और इधर जो रहेगा इसका आइगन वैल्यू ये बन जाएगा। यही तो करना है, यही तो पैटर्न डेवलप करना है। तो एडजॉइंट a का आइगन वैल्यू ये बन गया, फिर इनवर्स का आइगन वैल्यू ये बन गया, इसका इनवर्स आइगन वैल्यू ये बना, फिर इसका आइगन वैल्यू ये बन चुका है, इसका आइगन वैल्यू ये बन चुका है, इसका आइगन वैल्यू ये बन चुका है। इस तरह से आप अलग अलग चीज जनरेट कर सकते हैं, बट बेसिक फंडामेंटल रिलेशन क्या है, ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स। ठीक है, इसी से सब कुछ बना है। अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज का प्रॉपर्टीज देखिए, अब आइगन वेक्टर्स का प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, मतलब आप पहले फाइंड कर लो टोटल आइगन वैल्यूज कितने हैं, उस सब में से देखो कितने अलग अलग हैं डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। जितने आपके अलग अलग आइगन वैल्यूज होंगे उतने ही आपके इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इन फलाना फलाना मैट्रिक्स, तो ये वाला एग्जांपल लिया है, ये वाला एग्जांपल लिया है, समझते हैं। ये वाला एग्जांपल, इसका हम लोग आइगन वैल्यूज निकालते हैं। देखो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस लेमडा 1 0 और 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस लेमडा फिर 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है, लेमडा इज इक्वल टू 2 और 2, मतलब रूट्स कैसा आया इसका, रियल आया है और इक्वल आया है। रियल और इक्वल है, क्या डिस्टिंक्ट है, क्या इसमें डिस्टिंक्ट क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही है ना डिस्टिंक्ट, ये तो रिपीट हो जाएगा, तो एक ही है आपका, क्या है डिस्टिंक्ट है आपका आइगन वैल्यूज, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है 1। तो इस केस में जो निकलेगा आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो पूछा है आपको आइगन वेक्टर्स, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स,
ये भी हो जाएगा 1 के बराबर। जितने डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे उतने ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होते हैं। अब आइगन वेक्टर आपको निकालना, आप तो निकाल ही सकते हो। ये तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग निकलेगा ना, 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपका एक वेक्टर निकलेगा। परफेक्ट। अब इस वाले मैट्रिक्स पे आओ, तो ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है ना, थोड़ा अलग स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इधर 0 0, इधर 0 0, इधर 4 लड्डू, इधर 4 लड्डू। तो जब भी इस तरह का दिखे तो इसका मतलब ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो मेरा इधर सेपरेटेड दिख रहा है, दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स मेरा इधर सेपरेटेड दिख रहा है, और बाकी के तो 0 0 है। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट दिखे तो समझ जाना कि ये वाला फॉर्मेट को बोला जाता है मैट्रिक्स है दुनिया में जॉर्डन फॉर्म, JORDAN, जॉर्डन फॉर्म है ये मैट्रिक्स का। तो इसको हम 2 मैट्रिक्स अलग अलग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये 4x4 मैट्रिक्स है तो इसको हम बांट दिए, 2 फॉर्मेट में बांट दिए। रो ऑपरेशन करके आप जॉर्डन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आसान हो जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे मान लो यहाँ पे सब नॉन जीरो थे, तो मैंने क्या किया, ये 4 को 0 किया, फिर ये 4 को 0 किया, और ये 2 सेपरेटेड हो गए। आप इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, काम आसान है ना। अगर मान लो ऐसा नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपको 4 पावर वाला इक्वेशन बनाना होगा, फिर फैक्टराइज करो, फिर वैल्यू निकालो, कौन करेगा। तो ये आसान तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। ट्राई करके देखना खुद, कोई भी मैट्रिक्स को जॉर्डन फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना, हो जाएगा। मैंने रो ऑपरेशन काफी अच्छी तरीके से आपको सिखाया। तो यहां से ये वाला मैट्रिक्स, इसका नाम दे दे रहा हूं सपोज A, और ये वाला मैट्रिक्स का नाम दे दे रहा हूं सपोज B। तो मैं लिख रहा हूं A माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इस वाले मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये। मुझे पता है कि ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 2 आइगन वैल्यूज आएंगे। तो सपोज मान लो λ1 λ2 आएंगे इधर। ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो इधर भी 2 आइगन वैल्यूज आने वाले हैं, लेट्स से λ3 λ4 आने वाले हैं। तो इधर जो वैल्यू मिला है मेरा λ1 आया है 3 प्लस √17/2, और λ2 आया है 3 माइनस √17/2। λ1 λ2 अलग अलग आया। यहाँ पे भी आपका 2 वैल्यूज आया, तो मतलब λ1 को 3 बोलोगे, λ2 को आप 4 बोलोगे। तो यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, कितने अलग अलग आइगन वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, 4 अलग अलग डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। परफेक्ट। तो जब भी ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, इसमें कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। तो आप बोलोगे सर इसमें तो 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है ना, तो इसीलिए इसमें भी 4 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा अलग अलग टाइप का है कॉन्सेप्ट्स, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स। अगर क्वेश्चन टफ करना रहा या थोड़ा सा घुमाना फिराना रहा तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है, ठीक है, नोट करिए। दूसरा प्रॉपर्टी नोट करिएगा, द आइगन वेक्टर्स ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। एक स्टेटमेंट है, इसको एज इट इज याद कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो काम आ जाएगा। 2 कॉन्सेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। एक आता है आपका केले हैमिल्टन थ्योरम, ये बोल रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप जानते हो, तो यहाँ पे लैम्डा के जगह पे आप वही मैट्रिक्स ही पुट कर दोगे ना, तो ये सेटिस्फाई कर जाता है। तो वही बोल रहा है हर स्क्वायर जो मैट्रिक्स होता है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स वो अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन खुद सेटिस्फाई करता है। तो इसीलिए ये अपने LHS इक्वल्स टू RHS दिखा दिया, और इसका पावर्स वगैरह इसी से कैलकुलेट करते हैं। फिर एक डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से आप लिख सकते हो MDM इनवर्स, जहां पे M को बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स। इसमें क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अब आपको सिखा चुके हैं हम कैसे निकालते हैं इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। हर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए एक इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा, तो सारे इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स को कलेक्ट करो, उसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो बन जाएगा M। फिर डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनाना है, एक डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ आइगन वैल्यूज होते हैं, बाकी सब हो जाएंगे 0, तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। हो गया आपका पूरी तरह से लीनियर अलजेब्रा खत्म, समाप्त। मेरा पर्पस ये था, या मैंने ये सोचा था कि अभी थोड़ा और कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। कुछ और कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, अगर अच्छे से देखा जाए तो बचे हुए हैं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, लेकिन अब मुझे और आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं डाल रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर्स, तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर कंटेंट छोटा कर दीजिए, सर मत पढ़ाइए सर उतना,
ऐसे तो 2 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, ऐसे मत करिए। अरे सिलेबस ही इतना है, क्या कर पाओगे? सिलेबस ही इतना है, कंप्लीट करना है तो किताब पढ़ो ना, निकल जाओ फिर। लेकिन होता ना एक अंदर से एक जिस इंटरेस्ट के साथ लोग पढ़ाता है, तो इतने सारे लोग अगर प्रेशर डाल देते हैं, ठीक है नहीं नहीं ये बहुत हो रहा है, ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, तो ठीक है। अब जिसके लिए पढ़ा रही हो उसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं अपना क्यों एनर्जी और टाइम वेस्ट करते रहूँ इस तरह से। मैं डालूंगा लेक्चर्स कुछ समय ब्रेक के बाद, मतलब लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर्स अब कुछ ब्रेक, कुछ दिनों या कुछ वीक्स के बाद आएगा। अभी बिल्कुल भी नहीं डालूंगा, जो मर्जी बोलना है बोलो, क्योंकि एक होता है ना कि एक मोटिवेटिंग फैक्टर होना बिल्कुल भी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है वो। मैं पढ़ा रहा हूँ साला सुबह सॉरी फॉर द बैड वर्ड्स, मतलब सुबह 4 बजे उठता हूँ मैं, उसके बाद फिर अपना काम करो, फिर लेक्चर रिकॉर्डिंग करो, फिर अभी तो है घर पे पड़े रहो, रूम पे पड़े रहो, फिर लेक्चर रिकॉर्ड करो, अपना पढ़ो लेक्चर रिकॉर्ड करो, अपना पढ़ो लेक्चर रिकॉर्ड करो, यही 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 है। मेरा क्या शौक था ऐसा। लेकिन अगर वो चीज़ एक मोटिवेटिंग फैक्टर, एक सपोर्टिंग फैक्टर नहीं मिलता, कि लोग शेयर नहीं कर रहे हैं या फिर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है चीज़ें, तो देखता हूँ कि 100 व्यूज़ 200 व्यूज़ मतलब ही नहीं है कुछ करने का। तो इसलिए आप चाहते हो कि लेक्चर्स फ्रीक्वेंटली आते रहें लीनियर अलजेब्रा के स्पेशली, तो प्लीज़ भगवान के लिए नहीं, मेरे लिए, खुद के लिए फैलाते रहो, ट्रैफिक लाते रहो, ठीक है। वैसे बाकी लोगों के कहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे खुद भी लग रहा है कि मैं खुद टायर्ड हो चुका है इस लीनियर अलजेब्रा को इतना कंटिन्यूसली करते करते करते। वो एक इंटरेस्ट लेवल होता है ना, अभी इतना से अभी इधर आ गया, तो वो अभी साइक्लिक प्रोसेस में फिर ऐसे जब जाएगा ना, रिकवरी करेगा, फिर पीक पे होगा, फिर से आना चालू हो जाएगा। अभी इतना सीखिए, सफिशिएंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। दूसरा चैप्टर्स भी बचा हुआ है, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो लीनियर अलजेब्रा को फिलहाल कुछ समय के ब्रेक के बाद फिर से उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेक्चर्स में पूरी तरह से निपटा देंगे, प्रोवाइडेड आपका अगर डिमांड होगा तो, वरना नहीं। ये इतना ही। दूसरा सब्जेक्ट्स का भी लेक्चर मेरे को बनाना है, तो मैं चल रहा हूँ दूसरे सब्जेक्ट्स का लेक्चर्स बनाने के लिए, उसका अभी प्लेलिस्ट फिर रेडी करना है। एक ही रिक्वेस्ट है, फैलाते रहिए, बताते रहिए, उड़ाते रहिए हर जगह। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।